पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक आज, पहली बैठक के बाद समिति अध्यक्ष बोले थे सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। आज बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, आज बेटे संग बीजेपी में होंगे शामिल, असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री, भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, इसमें पूर्व सीएम का नाम भी शामिल। तो कोलकाता रेप कांड में हुआ एक बड़ा खुलासा, चौदह राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। दो 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी होगा उद्घाटन, बाधवन बंदरगाह परियोजना की प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी प्रधानमंत्री होंगे शामिल। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी होगा उद्घाटन और शिलान्यास। तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाधवन बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। और साथ ही मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बना बंदरगाह। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बाधवन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला।
218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का आज महाराष्ट्र दौरा है, जहां पर वो कई करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। पालघर में करीब 76,000 करोड़ की लागत से बंदरगाह की सौगात भी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो मुंबई दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री, जहां पर वो करीब कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उनका मुंबई दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस बारे में क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा बेहतरीन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इस नजर से भी देखा जा सकता है क्योंकि आगामी कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है तो वहां पर प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव से पहले होना बेहद महत्वपूर्ण नजर से देखा जा सकता है और विपक्ष की भी इस पर नजर रहती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे पहले पालघर में 76,000 करोड़ से बनने वाले बागवन परियोजना की बागवन बंदरगाह की परियोजना की आज आधारशिला रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 76,000 करोड़ से पहले बागवन बंदरगाह परियोजना का अगर आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं तो उसका चुनाव में जिक्र होना लाजमी रहेगा। जब भी कहीं पर चुनावी जनसभा किसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी या संगठन के सहयोगी दलों के द्वारा की जाएगी तो इस बंदरगाह का जिक्र जरूर किया जाएगा, जिसकी आज प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे और ये करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही साथ आप बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव आगे होना है तो वहां पर मछुआरा समुदाय बेहद ज्यादा संख्या में है और वोटर के लिहाज से देखा जाए तो उनकी संख्या भी काफी अच्छी खासी है और जिसका असर चुनाव में काफी प्रभावित भी करता है। अगर देखें तो प्रधानमंत्री आज जब महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे तो उनके लिए आज पालघर में करीब 218 मत्स्य परियोजनाओं का वो आज उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और ये करीब 1560 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इस हिसाब से देखा जाए ये दो ऐसी परियोजनाएं हैं, दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो महाराष्ट्र में काफी कारगर सिद्ध होंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों को जरूर मिलेगा कि उसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में एक और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भी हिस्सा लेंगे। मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित करेंगे। वहां पर विकसित भारत और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ने का 2047 सपना कैसे देख रहा है, इन तमाम चीजों के मेक इन इंडिया आधुनिक चीजों पर तकनीकी बात करते हुए प्रधानमंत्री इस फिनटेक को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आगामी कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उससे पहले प्रधानमंत्री जो दौरे पर जा रहे हैं इस दौरान कई सौगात देते हुए नजर आएंगे जिससे वो वोट बैंक भी साध सकें। साथ ही देखा जाए तो अखिलेश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो फिलहाल वहां पर विपक्ष जो है काफी सक्रिय होता नजर आ रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद कुछ चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी? क्या प्रधानमंत्री जनता को वापस से बीजेपी के खेमे में ला सकेंगे? अवंतिका, देखिए आपको बताते हैं कि अगर चुनाव के परिदृश्य से इन दौरों को अगर देखा जाए जी, और जो वर्तमान में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आगामी दिनों में 2 से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव चल रहा है। वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अपनी दमखम ठोक रहे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस वहां अच्छी पोजीशन में बताया जा रहा है, कई सर्वे रिपोर्ट में भी कहा भी गया है। अब बात रहती है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पीछे दिखती है क्योंकि वहां पर भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उसके साथ इमोशनल कार्ड चल रहा है कि उनको बेदखल किया गया, पार्टी छीन ली गई, उनके विधायक तोड़ लिए गए, सांसद तोड़ लिए गए, सरकार छीन ली गई, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इस तरह के इमोशनल कार्ड चल रहा है। उसके साथ साथ अजीत पवार भी टूट के शरद पवार से बाहर गए, उनके साथ एक इमोशनल कार्ड चल रहा है। कांग्रेस साथ में मौजूद है, तो कैसे थे 3 गुट बड़े वहां पर हैं, तो वहां पर महाराष्ट्र में इनको लाभ मिलता दिख रहा है, भाजपा को वहां घाटा होता नजर आता है। इसके बाद अगर आप बात करें झारखंड के चुनाव में, तो झारखंड चुनाव में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी जरूर बढ़त के साथ चल रही है, लेकिन वहां अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा
कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो आदिवासी राज्य होने की वजह से, आदिवासियों को वोट बैंक ज्यादा होने की वजह से उनके साथ भी एक इमोशनल कार्ड चल रहा है, लेकिन वहां पर बीजेपी काफी अच्छी पोजीशन में है। जहां तक बात रही तीसरे राज्य का, आगामी दिनों में वहां भी चुनाव होना है, तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल जेल में है, वहां भी एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली सबसे बड़ा चुनौती रहेगा और ये विधानसभा चुनाव भी इनके लिए चुनौती इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि नगर निगम में अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उनकी सरकार है, फिलहाल वो तिहाड़ जेल से सरकार चला रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर देखा जाए तो आगामी दिनों में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 जगह चुनौती के रूप में लेके चल रही है और बड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अवंती, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां पर वो कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी में आज शामिल होंगे चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थामेंगे बीजेपी का हाथ। तो बीजेपी में आज शामिल होंगे चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थामेंगे बीजेपी का हाथ। समर्थकों के साथ दोपहर 2 बजे बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे चंपई सोरेन। धुरवा स्थित शहीद मैदान में किया जा रहा आयोजन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रदेश के बने थे सीएम। वहीं हेमंत सोरेन ने जेल जाने पर चंपई सोरेन को बनाया था मुख्यमंत्री। जेल से जमानत मिलने पर वापस आए हेमंत ने सीएम पद से चंपई को हटाया था। तभी से नाराज चल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन तभी से ही नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी में वो शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन, बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे शामिल और चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा भी होंगे शामिल। तो बीजेपी में आज शामिल होंगे चंपई सोरेन। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चंपई सोरेन आज बीजेपी का हाथ थामेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी अहम नेता भी हैं चंपई सोरेन, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही जेएमएम से इस्तीफा दिया है। इसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो झारखंड का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया था। तो वहीं हेमंत के वापस आने के बाद झारखंड से उन्हें इस्तीफा, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने आखिर में झामुमो का साथ छोड़ दिया और आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। जेल से जमानत मिलने पर वापस आए हेमंत सोरेन। हेमंत ने सीएम पद से चंपई को हटाया था, तभी से नाराज चल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं चंपई सोरेन। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज झामुमो के काफी जो अहम नेता माने जाते थे चंपई सोरेन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो उसमें क्या उथल पुथल मचने वाला है? वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जब झारखंड में चुनाव होगा तो बीजेपी को चंपई सोरेन का साथ मिलने पर कुछ फायदा भी होगा वहां पर?
देखिए अवंतिका, आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर जरूर होने जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर होगा। जी भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक बड़ी सी भीड़ करने के लिए एक रैली जैसा माहौल आज बनाया है और झारखंड के धुर्बा में शहीद मैदान है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हो रही। इस बड़ी रैली में करीब हजारों लोगों की संख्या के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे चंपई सोरेन इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के मंच पर होंगे और जब शामिल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक चीज बड़ी ऐलान के साथ कह सकती है कि आज उनके पास झारखंड का स्थानीय नेता, झारखंड का बड़ा नेता, झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड का आदिवासी चेहरा चंपई सोरेन आज उनके मंच पर है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका बड़ा चेहरा भी हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को कभी भी झारखंड की जनता ने अपना उनको नहीं माना, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आते थे। पहले मध्य प्रदेश के वजह से वो वहां पर लेबर यूनियन के झारखंड में नेता हुआ करते थे और झारखंड में वो नेतागिरी करते करते यूनियन की लीडरबाजी के बाद वो पार्टी में आते हैं और पार्टी के बाद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता बनते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। झारखंड सदैव ये कहता रहा था कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भले भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, लेकिन वो झारखंड में रहते हो, वो झारखंड के नहीं है, वो बाहरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से वो टैग हटेगा कि अब उनके पास चंपई सोरेन जैसा एक आदिवासी बड़ा चेहरा है जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा आदिवासियों की लड़ाई के लिए, झारखंड की लड़ाई के लिए, झारखंड को मुक्त कराने यानी नया प्रदेश बनाने के लिए, बिहार से अलग कराने की बड़ी लड़ाई शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लड़ी है। तो इस लिहाज से देखा जाए, जब चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी का दामन 2 बजे जब थामेंगे तो एक तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के तौर पर देने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि बाबूलाल मरांडी पहले से उनके पास बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब उनका जादू आदिवासी क्षेत्रों में और झारखंड में उतना नहीं चलता है जितना भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन से उम्मीद लगाकर बैठी है। इसीलिए शायद आज उनकी ताजपोशी, आज उनके शामिल होने के कार्यक्रम को बेहद बड़ा और भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई। इसके लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर चुनाव प्रभारी उसमें मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी के तौर पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और साथ ही देखिए अखिलेश जी, जाहिर तौर पर इस चीज को बीजेपी, जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी इसको काफी बड़ा भी बनाना चाहती है जिससे विपक्ष को भी वो दिखा सके। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी चंपई सोरेन को सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ेगी? देखिए अवंतिका, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति का हिस्सा कभी भी एक चेहरा नहीं रहता है। जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं, अगर वहां पर उनका वर्तमान मुख्यमंत्री सिटिंग होता है तो उसको कई बार चेहरा बनाते भी हैं और कई बार चेहरा नहीं भी बनाते हैं। और जब झारखंड में कोई चेहरा अभी तक है नहीं, तो ये पूरी तरह से आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कोई चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि अगर चेहरा बना के चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अपने को मानते हैं और वो अपनी दावेदारी भी ठोकते हैं और वो चेहरे के तौर पर सामने आके चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी संगठन में काम भी करते हैं। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जोखिम बिल्कुल लेना नहीं चाहेगी कि वो चंपई सोरेन को इस आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बना दे। क्योंकि हम आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य चुनाव हुए, अभी हालिया में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चौथी बार की कुर्सी संभाल रहे थे शिवराज सिंह चौहान, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया जी। इसके साथ ही साथ अगर राजस्थान का देखें तो वहां वसुंधरा पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां चुनाव लड़ा गया, मेन रूप से उनको भी चेहरा घोषित नहीं किया गया। तो ये तमाम चीजें आपको जो राजनीतिक परिदृश्य चलता है, जो राजनीतिक गुणागणत भारतीय जनता पार्टी की चलती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चेहरा नहीं घोषित करती है। अगर कोई मुख्यमंत्री वहां उनका सिटिंग है तो उसको कई बार घोषित भी करते हैं, कई बार घोषित नहीं करते, और कभी भी किसी को भी उठा के वो नए चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा बना के उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है।
अवंतिका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की ये रणनीति फिलहाल पिछले दिनों में जब चुनाव हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का भी एक उदाहरण दिया आपने, वहां पर भी देखा गया। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। एक अहम खबर जहां पर चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो वही खबर आपको बता दें जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का ऐलान, कैबिनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को भी मिलेगी जगह। कैबिनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को भी मिलेगी जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का ऐलान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं कमला हैरिस। तो मंत्रिमंडल में एक रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य का होना जरूरी अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद होगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में एक रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य का होना जरूरी अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद होगा। अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद होगा तो वो जरूर उसे अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का ऐलान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को भी मिलेगी जगह। साथ ही आपको बता दें डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं कमला हैरिस। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक आज। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज संसद भवन परिसर में होगी बैठक। तो वक्फ बिल संशोधन को लेकर संसद भवन परिसर में होगी बैठक। सुबह 11 बजे जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को की गई थी आयोजित। वक्फ बिल संशोधन को लेकर संसद भवन परिसर में बैठक। सुबह 11 बजे जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी आयोजित। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में हुआ था पेश। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक आज। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज संसद भवन परिसर में होगी बैठक। सुबह 11 बजे जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को की गई थी आयोजित। वक्फ बिल संशोधन को लेकर संसद भवन परिसर में बैठक। सुबह 11 बजे जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को की गई थी आयोजित। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में हुआ था पेश। तो वहीं आपको बता दें कि अपोलो टायर्स पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिछले 119 वर्षों से भारतीय उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। ये एक दूरदर्शी, सक्रिय और गतिशील अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है। उद्योग और सरकार के साथ प्रगति में भागीदार के रूप में PHDCCI भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, सद्भाव और एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ जमीनी स्तर पर काम करता है। PHDCCI 30 से 31 अगस्त 2024 तक अपोलो टायर्स प्रेजेंट्स कर रहा है PHDCCI उत्तराखंड एडवेंचर राइड 2024 का पहला संस्करण आयोजित कर रहा है। एडवेंचर राइड दिल्ली से शुरू होकर टिहरी से होते हुए देहरादून में खत्म होगी। इस पहल को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का समर्थन भी मिला है। उत्तराखंड एडवेंचर राइड के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को भारत के साहसिक पर्यटन और खेल केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। साथ ही देश भर के राइडिंग समुदाय के बीच उत्तराखंड को बढ़ावा देना है और उन्हें बाइक राइडिंग टूर के लिए उत्तराखंड में विभिन्न मार्गों का पता लगाने के लिए भी आमंत्रित करना है। और फिर हम उस
It's a great initiative by PhD, Apollo Tyres, and the Ministry of Tourism, Uttarakhand government. It's important to encourage adventure, and I think when adventure is supported by the right pillars, it's always something that I encourage people to be a part of. Oftentimes people say, isn't adventure being reckless? And I say, no, it isn't. Adventure is calculated risks, and when you have fantastic folks like the PhD Chamber of Commerce, as well as Apollo Tyres, the government of Uttarakhand, and of course relevant ministries in the union government, I think it's something that is to be applauded, and I would like to congratulate them for this phenomenal effort. तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश भर में आज 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश में होगी आज परीक्षा, 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी परीक्षा। 60,244 पदों के लिए हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने किया आवेदन, माफ कीजिएगा। परीक्षा को लेकर सीएम योगी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के भी किए गए इंतजाम। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में आज, आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज है और काफ़ी सख्त इंतज़ाम भी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर काफ़ी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा और रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की। अगर हम बात करें तो फिलहाल कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टियां हुई थी। फिलहाल अगर हम सख्ती की बात करें तो क्या वैसी ही सख्ती देखी जा रही थी जैसी परीक्षा के पहले दिन थी? आज जो है दूसरा चरण है यूपी पुलिस सिपाही जो भर्ती थी उसका दूसरा 2 चरण था। पहले 23-24 हुआ है, वो 30 और 31 2 तारीखों में इसका ऐलान किया गया था। इस परीक्षा को आयोजित है ये कहा जा सकता है, और चौथे दिन में लगभग जो है लखनऊ के अंदर 81 केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और जो पहले व्यवस्था की गई थी से वैसी ही व्यवस्था इस बार भी परीक्षाओं में किया गया है। साफ तौर पे जो सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों में व्यवस्था की गई है। पुलिस की मॉनिटरिंग पहले से भी जारी थी और अभी पुलिस की मॉनिटरिंग लगातार जो है वो जारी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी छात्र जो है पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनका पूरी तरीके से एडमिट कार्ड के अलावा और कोई भी सामग्री उनके पास नहीं होनी चाहिए। अगर हाथों में कलावा बांधे हैं या महिलाएं अगर हैं तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी सामग्री पहनी है कान में या नाक में तो वो भी उतरवा दी जा रही, क्योंकि वजह साफ है कि इससे पहले की परीक्षाओं को आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर आउट होते हैं। बहुत सी ऐसी विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार की योगी सरकार ने कई ऐसे प्रावधान लेकर के परीक्षाओं को कराने का एक पूरे तरीके से डाटा तैयार किया था पहले से, और यूपी एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीमों को लगाया गया था कि जो भी साल्वर हैं, बड़े गैंग के जो साल्वर हैं, उन पर निगरानी रखी जाए। साफ तौर पे जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन अकाउंटों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है जो सरकार ने चिन्हित किए थे, उन अकाउंटों को पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है कि कहीं पे इसी प्रकार से कोई सी पेपर का कोई ऐसा आदान प्रदान तो नहीं किया जा रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं किया जा रहा। हालांकि इसको लेकर के कई लोगों पर मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इस बार की यूपी पुलिस की भर्ती कराने के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के कदम उठाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी परीक्षाओं को देखते हुए खुद से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की पैनी नजर है इस परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो सके और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाए, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो है वो निर्देश दिया गया अधिकारियों को। अब महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उन परीक्षा केंद्रों में
10 बजे से आज जैसे परीक्षा होनी है तो 2 घंटे पहले से ही एंट्री इन अभ्यर्थियों की शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद से जो है 10 बजे से 12 बजे तक अभ्यर्थी अपना पेपर देंगे, फिर आराम से वो निकलते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक दिन में जो है 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है और इस बार सब महत्वपूर्ण सबसे बात है कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अब तक चूंकि बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है अवंतिका, क्योंकि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की ये जो भर्ती थी काफी महत्वपूर्ण भर्ती मानी जा रही थी, लेकिन ये आंकड़े जो है बहुत तेजी से जारी हो रहे हैं। आज की परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ा है ये भी थोड़ा बता पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन हाँ लगातार अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा से दूरी बना रहे हैं बहुत से। बिल्कुल। और हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आपका भी रुख करेंगे। रायबरेली की बात करें तो फिलहाल वहां पे कैसे इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम समय देखें तो लगभग 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और 9:30 हो चुका है। उसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं अमूमन। तो फिलहाल क्या एंट्री अभी हो रही है या फिर गेट बंद कर दिए गए हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें रायबरेली में आज 2 पालियों में परीक्षा होनी है। आज चौथा दिन है यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा का। तो देखा जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक की पहली पारी की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के सुबह 8 बजे से जो अभ्यर्थी थे उनकी एंट्री की जा रही थी। वही 9:30 बज चुके हैं, जिसके बाद जो गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसी भी अभ्यर्थियों को अंदर नहीं जाने दिए गए। इसे देख सकती हैं यहाँ पे जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये अंदर आप देख सकते हैं, सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। क्योंकि रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री की जा रही है। आपको बता दें जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं वो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो बॉल पेन लेकर के ही वो अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अंदर ले जाने अलाउ नहीं किया गया। बाकायदा अंदर बैनर लगाया गया ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो न ले जाए। और बाकायदा 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही, क्योंकि रायबरेली में पहले की जब उत्तर प्रदेश लिखित पुलिस परीक्षा थी तब मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने अपने कॉलर के अंदर जो है ब्लूटूथ ले गया था। तो उसके ऊपर रायबरेली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। 3 लेयर में रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। तो देखा जा रहा है कि सुबह जो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होनी है, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां हो गई हैं। 9:30 बज चुके हैं तो गेट को भी बंद कर दिया गया। अब अभ्यर्थियों के अंदर एंट्री जाना बैन कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। 23, 24, 25 3 दिन ये एग्जाम हो चुके हैं। सेम उसी तरह रायबरेली में इस बार भी 30 और 31 यानी 2 दिन जो पेपर होने हैं उनको लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी अवंतिका। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे बुलंदशहर की बात करें तो वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या कुछ जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अमित का मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 23, 24, 25 को जिस तरह से परीक्षा हुई थी तो उसमें बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए थे। तमाम जो परीक्षा केंद्रों के आसपास की जो दुकानें थी सभी को बंद करा दिया गया था और जैमर भी लगाए गए परीक्षा केंद्रों पर। अगर आज की बात करें तो चौथे दिन की जिस तरह से यूपी पुलिस की जो परीक्षा है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर 9:30, अब इस समय 9:40 हो चुके हैं और परीक्षा केंद्र के जो गेट है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसी परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10 परीक्षा केंद्रों पर और आज पहली पाली की अगर बात करें तो पहली पाली में जो 3,960 बच्चे परीक्षा देंगे और तो लगातार देखा जा रहा है तो 3 दिन की जिस तरह से परीक्षा हुई है तो उसमें करीब 10,600 लोगों ने अभी तक परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा सरकारी जो सबसे पहली जो नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी प्रशांत कुमार की सिर्फ यही है कि जो परीक्षा है उसको पारदर्शिता से कराना है। किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनकी 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है और जो चौथी लेयर है उसमें बायोमेट्रिक उसकी चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के साथ साथ अगर चाहे महिला छात्र लड़की छात्रों की बात करें या लड़कों की बात करें तो दोनों सभी की चेकिंग सख्त क्या है। जूतों को भी चेक किया जा रहा है। और छात्राओं की अगर बात करें तो छात्राओं के जैसे एयर रिंग है, अगर हेयर बैंड है या कोई भी अत्याधुनिक जो कोई सामान है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। अब देखना यह हुआ कि आज चौथे दिन कितने परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ते हैं ये तो बाद में पता पड़ेगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के जनपद बुलंदशहर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस बार सख्ती जो है वो पुलिस
पुलिस प्रशासन की ओर से काफी तगड़ी रखी गई है। 3 लेयर में सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग भी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक जो बड़ा कारण है वो माना जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज पुलिस भर्ती परीक्षा है 30 और 31 2 दिन परीक्षा अभी और होगी। इससे पहले भी अभी 3 दिन परीक्षा हुई थी, उसके बाद बीच में जन्माष्टमी के अवसर पर छुट्टियां मिली थी और 30 और 31 इन 2 दिनों में फिर से परीक्षा का आयोजन हुआ है। और देखा जाए तो सख्ती के जो इंतजाम है वो काफी देखे गए हैं। 3 लेयर में छात्रों की चेकिंग की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर इटावा से सामने आ रही है। इटावा से खबर हम आपको बता दें, जहां युवक की हवस का शिकार बनी मासूम। 7 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। 7 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने गई थी मासूम। बच्ची को अकेला पाकर युवक ने किया दुष्कर्म। पता लगते ही परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सीओ सिटी फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो युवक की हवस का शिकार बनी मासूम, खबर हम आपको इटावा से बता रहे हैं। 7 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने गई थी मासूम। बच्ची को अकेला पाकर युवक ने किया दुष्कर्म। पता लगते ही परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल बता दूं आपको। जिस तरीके से ये देर रात्रि का मामला है, जहां की करीबन 9 साढ़े 9 का टाइम रहा होगा। एक मासूम 7 वर्षीय बच्ची जो कि बगल के ही एक घर में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस का रहने वाला अंकित राठौर नाम का युवक ने उसके साथ में अकेला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची रोती बिलखती अपने घर पहुंची तो उनके परिजनों को सूचना मिलती है। उसके बाद तत्काल वो पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को जिला अस्पताल में उसका इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। और फॉरेंसिक टीम के साथ पूरी घटना के जो स्थल था वहाँ का जायजा लिया गया है और एक प्रूफ जो सबूत होते हैं वहां से उठाए गए। जबकि ज्यादा प्राप्त तौर पर कहना है कि जो आरोपी अंकित राठौर जो नाम का युवक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही एनएस की कार्रवाई करते हुए जो कि आगे भविष्य में कभी ऐसा दोबारा ना हो पाए के तहत इटावा के एसएसपी ने कार्रवाई की है और आगे उस पीड़ित परिवार को सचेत रहने का दिशा निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो परिजनों की ओर से क्या कहा गया है? पड़ोसी जो युवक है उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। अभी तक परिजनों की ओर से क्या कोई बयान सामने आया? परिजनों की अगर बात की जाए तो जो 7 साल की मासूम बच्ची के चाचा जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे पड़ोस के बच्चों के साथ में खेलने गई थी। तभी पड़ोसी का जो बच्चा उसको रिश्ते में मतलब एक पड़ोसी के नाते उसको चाचा बोलती थी और चाचा जैसे शब्द का दुरुपयोग करते हुए उस मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम किया। बहुत ही शर्मनाक घटना को आसपास के लोग भी उस चीज को कह रहे हैं। जी जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इटावा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। करीब 7 वर्ष बच्ची की उम्र बताई जा रही है। पड़ोसी युवक है और वो बच्ची उसको चाचा कहकर बुलाती थी। शर्मनाक घटना इटावा से सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई कर रही है और साथ ही छोटी बच्ची का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। इटावा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 7 वर्षीय
मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने गई थी मासूम। बच्ची को अकेला पाकर युवक ने किया दुष्कर्म। पता लगते ही परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सीओ सिटी फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इटावा से खबर, युवक की हवस का शिकार बनी मासूम। 7 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पड़ोस के घर बच्चों के साथ खेलने गई थी मासूम। बच्ची को अकेला पाकर युवक ने किया दुष्कर्म। और वहीं खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सीएचओ पर एफआईआर दर्ज। प्रदर्शन करने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पर एफआईआर। हुसैनगंज थाने में छितवापुर चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रदर्शन करने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पर एफआईआर। हुसैनगंज थाने में छितवापुर चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रदर्शनकारी 10 नामजद सीएचओ समेत अन्य अज्ञात पर केस। सीएचओ प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार पर हुई एफआईआर। योगेश उपाध्याय, अनिल उपाध्याय, जनक सिंह पर हुई एफआईआर। नागेश शर्मा, हितेश कुशवाहा, नित्यम विश्वकर्मा पर हुई एफआईआर। नितिन चौधरी, शिवकांत शर्मा पर हुई एफआईआर। अनुभव तिवारी समेत अन्य सदस्यों पर हुई एफआईआर। धरना स्थल के बजाय दूसरी जगह धरना करने पर हुई एफआईआर। यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने पर एफआईआर। एनएचएम कार्यालय के बाहर धरने को पुलिस ने हटाया था, जिसके बाद मोहन होटल के पास रोड किया था जाम। सीएचओ स्वास्थ्य कर्मियों ने रोड जाम कर 4 घंटे किया प्रदर्शन। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े थे स्वास्थ्य कर्मी सीएचओ। एनएचएम की डायरेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े थे स्वास्थ्य कर्मी। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े थे स्वास्थ्य कर्मी सीएचओ। एनएचएम की डायरेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े थे स्वास्थ्य कर्मी। और वहीं खबर रायबरेली से, जहां डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत। मासूम की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। तो डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं। मासूम की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में पहुंची पुलिस। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लगाया आरोप। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लगाया आरोप। अस्पताल प्रशासन और स्टाफ ने मीडिया से बनाई दूरी। लगभग 2 वर्ष का था मृतक मासूम आस्तिक। नेहरू नगर स्थित सुमित्रा नर्सिंग होम का मामला। रायबरेली से खबर, डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की हुई मौत। मासूम की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में पहुंची पुलिस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, खबरों का रुख करेंगे। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां हसनगढ़ पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने उतारा मौत के घाट।
पूर्व प्रधान ने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में आया था छोड़ने। बच्चों को छोड़कर स्कूल से वापस लौट रहे थे पूर्व प्रधान। बच्चों को छोड़कर स्कूल से वापस लौट रहे थे पूर्व प्रधान। बदमाश पूर्व प्रधान को गोली मारकर मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंचे सीओ शिकारपुर अहमदगढ़ थाना पुलिस। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमला हसनगढ़ का पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर, हसनगढ़ पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। पूर्व प्रधान बच्चों को प्राइमरी स्कूल में छोड़ने आया था। बच्चों को छोड़कर स्कूल से वापस लौट रहे थे पूर्व प्रधान, तभी बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस लौट रहे थे पूर्व प्रधान। बदमाश पूर्व प्रधान को गोली मारकर मौके से हुए फरार। ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आया है? क्षेत्र के डोमला का मामला है, जहां के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, निर्मम हत्या कर दिया। हत्या की बात करें तो हत्या सुबह जो पूर्व प्रधान ने अपने बच्चों को लेकर प्राइमरी जो गांव का स्कूल है उसमें छोड़ने जा रहे थे। छोड़ के जैसे ही घर को वापस होते तो रास्ते में लौटते समय उनकी गोली मारकर जो बाइक सवार बदमाश थे गोली मारकर फरार हो गए। हालांकि घटनाएं सूचना मिलते ही तमाम थाना जो अहमदगढ़ थाना पुलिस, अन्य थानों की पुलिस भी, और अगर बात की जाए तो शिकारपुर एडिशनल एसपी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए, देखिए जिस तरह से कहीं ना कहीं घटना की जो हत्या की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में सनसनी जरूर फैली है। और अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ अगर देखिए अगर यहाँ बात करते हैं तो देखिए पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस पर मौजूद, चारों तरफ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और देखिए अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अंततः तो देखा जा रहा है, देखिए चारों तरफ पुलिस इस तरह से मौजूद है और जो एसपी है वो भी हम मौके पर आए हुए हैं। अगर बात की जाए देखिए पूछताछ की, तो एसपी खुद पूछताछ कर रहे हैं और लगातार अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ अगर बात करते हैं, यहाँ मौके पर पहुंचे हैं एसपी देहात, उनसे हम जानकारी देते हैं। सर देखिए परिजनों का रो रो कर जिस तरह से बुरा हाल है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कह सकते हैं जो घटना की हत्या से कहीं ना कहीं जिस तरह की सनसनी फैली है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए परिजनों से अभी बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना हुई है तो जाहिर तौर पर इस घटना में जांच की भी होनी चाहिए, और क्योंकि सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। अनिल, हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसा कि जानकारी हमें मिली है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे पूर्व प्रधान, जिस दौरान उनकी गोली मारकर हत्या की गई है, तो क्या उस दौरान ऐसा होगा कि काफ़ी लोग जो है वो मौजूद होंगे, क्योंकि दिन का समय था तो किसी ना किसी ने तो बदमाशों को देखा होगा? देखिए बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, अगर सुबह 7:30 बजे की घटना है। अगर बात की जाए सुबह 7:30 बजे, अगर जो गांव से करीब जो स्कूल है करीब दूरी पे है, और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ जो पेड़ पौधे ज्यादा है और रफ्तार जिस तरह से अगर देखा जा रहा है तो कोई ना कहीं कोई भी इस तरह होना है। हालांकि बताया जा रहा है कोई यहाँ एक दो व्यक्ति जा रहे थे तो जो बाइक सवार थे उन्होंने डांटा और हेलमेट बांध रखे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो माहौल है उसको लेकर गोली मारकर फरार हो गए। और हत्या से कहीं ना कहीं देखिए जो उनकी पत्नी है उनका बुरा हाल है। देखिए अगर उनकी अगर बात करें तो उनके एक परिजन जिस तरह से यहाँ जो बिलाप करें, हालांकि पुलिस की बात करें तो तमाम पुलिस के जो अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि जो देखिए अगर परिजनों की भी बात करें, देखिए अरे हमें नोट कह रहे
देखिए मंत्री अगर बात करें तो जिस तरह से घटना से कहीं ना कहीं क्षेत्र में सनसनी बिल्कुल। जैसा है, हालांकि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके पर पहुंचने के बाद फौरन भी मौके पर पहुंचे हैं। बिल्कुल अनिल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े एक पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है, मामला काफी गंभीर है और जिस तरीके से मौके पर काफी ज्यादा पुलिस फोर्स भी देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जल्द ही जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो कवायद है वो भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर हसनगढ़ के पूर्व प्रधान के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और फिलहाल के लिए देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।